हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न बेस चैनल पर, जिसमें आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर के पार्ट 8 को करेंगे और फ्लूइड डायनामिक्स के पार्ट 2 को। पिछले पार्ट में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को किया था। इसमें आज हम बर्नौलीज थ्योरम और उसके कुछ एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। फिर उसके बाद आप लोगों का प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का एक ही टॉपिक रह जाएगा जो कि आपका होगा हीट ट्रांसफर। क्लियर है। और हमें यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करनी होगी, जैसे जैसे आप लोगों के डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, आप लोग जैसे ऐसे सवाल पूछ रहे हो, उस तरीके से हमें यहाँ पर एक चीज़ और बतानी होगी कि आई एम नॉट इन एयरफोर्स, यानी कि मैं एयरफोर्स में नहीं हूँ और ना ही रिटायर्ड हूँ। और बाकी सवालों के जवाब हम आप लोगों को ऐसे ही धीरे धीरे करके देते रहेंगे। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। फोकस ऑन लेक्चर, बाकी सभी चीज़ को भूल जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लूइड डायनामिक्स के पार्ट 2 को और प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर के पार्ट 8 को। तो इसमें हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप लोगों की लगती है आइडियल फ्लूइड के लिए, यानी कि आदर्श तरल के लिए। और ये आप लोगों का हिंदी में भी लिखा हुआ है, पहले इंग्लिश में आएगा फिर हिंदी में आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए आइडियल फ्लूइड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आइडियल फ्लूइड की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर 1 नॉन विस्कस, यानी कि उनके बीच में विस्कोसिटी नहीं लगनी चाहिए। नंबर 2 इनकम्प्रेसिबल, यानी कि उसकी डेंसिटी हमेशा सेम रहनी चाहिए, घनत्व हमेशा सेम रहना चाहिए। नंबर 3 है इरोटेशनल, यानी कि वह आपका रोटेशनल मोशन में नहीं होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन मोशन में होना चाहिए, यानी जो फ्लूइड है वह स्ट्रीमलाइन मोशन में होना चाहिए। उसके लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एप्लीकेबल होगी। यहाँ पर ये लिखा हुआ है आइडियल फ्लूइड हैज फॉलोइंग 3 प्रॉपर्टी। नंबर 1 इनकम्प्रेसिबल, नंबर 2 नॉन विस्कस, नंबर 3 इरोटेशनल। तो ये आप लोगों का हिंदी में भी लिखा हुआ असंपीड़नीय, असंयनता, और नंबर 3 अघूर्णी। क्लियर है। अघूर्णी से मतलब है, रोटेशनल से मतलब है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब भी नदी बहती है, अगर यहाँ पर एक कोई पत्थर आ जाता है तो वाटर इस तरीके से फ्लो होकर निकल जाता है, तो वह इस तरीके से रोटेशनल मोशन में नहीं आना चाहिए। क्लियर है। वह आपका सिंपल सा स्ट्रीमलाइन मोशन में होना चाहिए। तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगेगी। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं एक डायग्राम से, जिससे आपको और क्लियर होगा। ये आप लोगों का एक कोई पाइप है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर A1 है, और इसमें यहाँ से जो फ्लूइड जा रहा है उसकी वेलोसिटी V1 है, और यहाँ जिसका एरिया A2 है वहाँ पर वेलोसिटी फ्लूइड की V2 हो गई। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अनुसार अगर आप लोगों का एरिया बड़ा है तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो A2 इज ग्रेटर देन A1, सो V2 इज लेस देन V1। ठीक है। तो यह इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताता है, और ये भी बताता है कि जितना फ्लूइड यहाँ से एंटर करेगा उतना ही फ्लूइड वहाँ से बाहर निकलेगा। तो ये तो सिंपल सा फिनोमेना है, जितना वाटर एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में जितना वॉल्यूम वाटर का एंटर कर रहा है उतना ही वॉल्यूम वाटर का यहाँ से एग्जिट करेगा। क्लियर है। तो यही आपको बताता है। तो इससे पता चलता है A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 और इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहाँ से आप लोग एक रिलेशन निकाल सकते हो, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यानी कि जिसका एरिया ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। क्लियर है। और इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो, जो कि आपका हो गया AB। रेट ऑफ फ्लो हम बोलते हैं AB को, एरिया इनटू वेलोसिटी, जिसकी यूनिट आप लोग निकालोगे तो वो आएगी मीटर क्यूब पर सेकंड, जो कि क्या बताती है, वॉल्यूम फ्लो इन सेकंड। तो इसे आप लोग वॉल्यूम फ्लो बोल सकते हो या रेट ऑफ फ्लो बोल सकते हो। क्लियर है। तो इसे हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सा फिनोमेना है, जिसका एरिया बड़ा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर आप लोगों ने पेड़ पौधों में पानी दिया होगा, तो जब भी आप लोग पाइप को प्रेस करते हो, दबाते हो, तो उसके 2 पार्ट से हो जाते हैं। तो इस छोटे से पार्ट में से जब पानी निकलता है तो वह काफ़ी दूर तक जाता है। तो यह इसी बात को बताता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एनर्जी ऑफ लिक्विड की, यानी कि तरल में जो ऊर्जा होती है उसके बारे में। तो 3 टाइप की एनर्जी होती हैं। सबसे पहली होती है प्रेशर एनर्जी, यानी दाब ऊर्जा। नंबर 2 पर होती है पोटेंशियल एनर्जी, और नंबर 3 है आपकी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं इन सभी एनर्जी को। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेशर एनर्जी को। तो जो एनर्जी लिक्विड में प्रेशर की वजह से होती है उसे हम प्रेशर एनर्जी बोलते हैं, और यह आप लोगों का प्रेशर के अगेंस्ट में जो वर्क डन किया होता है उसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे हम लोग प्रेशर एनर्जी बोलते हैं। तो यही आपका लिखा हुआ है, इट इज़ द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रेशर, यानी कि दाब की वजह से जो ऊर्जा होती है उसे हम लोग दाबीय ऊर्जा बोलते हैं। और इट इज़ द मेजर ऑफ वर्क डन, यह एक वर्क डन का मेजरमेंट है जब प्रेशर के अगेंस्ट में वर्क किया जाता है विदाउट इम्पार्टिंग एनी वेलोसिटी टू इट, यानी
बिना वेग के दबाव के विरुद्ध जो तरल को धकेलने में किया गया काम होता है उसे हम लोग प्रेशर एनर्जी बोलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और ये आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की तरह ही है, तो वही सेम फॉर्मूला रहेगा P=H ρg। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एनर्जी आप लोगों की पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा, और यह होती है हाइट की वजह से, यानी कि जो ऊर्जा लिक्विड में द्रव में ऊंचाई या हाइट की वजह से होती है उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तो ये लिखा हुआ है, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट और पोजीशन अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी कि या तो हाइट की वजह से बोल लीजिए या जो पोजीशन होगी, जैसे कि ये कोई पाइप है, इसकी हाइट यहाँ से h1 है, यहाँ से h2 है, तो जो हाइट की वजह से जो कि जीरो लेवल से लिया गया है या अर्थ सरफेस से लिया गया है, या तो इसे अर्थ सरफेस मान लीजिए या इसको जीरो लेवल या बॉटम लेवल मान लीजिए। तो यहाँ से ली गई लाइन या हाइट के द्वारा जो एनर्जी पोजेस की जाती है उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, जो कि आपकी बराबर होती है mgh के बराबर। और पर यूनिट मास के लिए यहाँ पर हमें मास से डिवाइड देना होगा, तो जो आ जाएगी gh, और पर यूनिट वॉल्यूम में ये हो जाएगी ρgh। जैसा कि आप सभी को पता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में ये हो जाएगी ρgh। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों की थर्ड एनर्जी, जो कि है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ लिक्विड, यानी कि गतिज ऊर्जा। और यह जो लिक्विड की वेलोसिटी है, यानी कि तरल का जो वेग है उसकी वजह से जो एनर्जी होती है तरल में, उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन और वेलोसिटी। क्लियर है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड क्या होगी, 1/2 mv²। और पर यूनिट मास के लिए, यानी कि प्रति इकाई द्रव्यमान के लिए जो लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा होगी वह होगी हाफ v²। मास से डिवाइड देने पर यही आएगा। और पर यूनिट वॉल्यूम के लिए हो जाएगी हाफ ρv²। क्लियर है। अब जो आप लोगों ने देखा प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ये हम लोगों ने क्यों पढ़ी, क्योंकि ये बर्नौलीज थ्योरम को पढ़ने से पहले ये पता होना जरूरी है। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या है, सिंपल सा इन तीनों एनर्जी का एडिशन है। तो टोटल एनर्जी थ्योरम हो गई इन तीनों का एडिशन, और टोटल एनर्जी की सम को या इक्वेशन को ही हम लोग बर्नौलीज थ्योरम बोलते हैं। उसे हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो चलिए अब हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। बर्नौलीज थ्योरम क्या है। बर्नौलीज थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। बुक्स में थोड़ा सा गलत दे रखा है जो फिगर है, आज हम आपको एक अलग तरीके से फिगर दिखाएंगे। अगर आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो, कहने का मतलब आप लोगों ने अगर 11th में उसे ध्यान से नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पर आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आप उसे पहले से पढ़ चुके हो तो प्लीज़ उसे भूलने की कोशिश कीजिएगा और यहाँ से सीखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़रूर कन्फ्यूजन होगा प्रेशर को लेकर। अगर आपने पढ़ा है तो कन्फ्यूजन होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये डायग्राम जो आप लोग देख रहे हैं, इसमें ये पाइप है आप लोगों का, जिसका A1 क्रॉस सेक्शन एरिया है इस पाइप का, और हाइट h1 है जो कि डेटम लाइन या जीरो लाइन या बॉटम लाइन से ली गई है। और यहाँ से जो वाटर एंटर कर रहा है इसकी वेलोसिटी v1 है, और यहाँ से जो वाटर निकल रहा है उसकी वेलोसिटी v2 है जो कि लिखा हुआ है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, यानी कि क्षेत्र A2 है। और यहाँ पर क्षेत्र A1 है, यहाँ पर वेलोसिटी यानी वेग v1 है तरल की, और यहाँ पर वेग v2 है। चूँकि हम लोग आइडियल फ्लूइड के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, तो इसकी जो डेंसिटी होगी वह थ्रू आउट द ट्रांसमिशन सेम रहेगी। क्लियर है। तो हाइट की वजह से जो प्रेशर है वो यहाँ पर P2 है, और यहाँ पर जो प्रेशर है वो P1 है। ठीक है। तो जो P2 है वो आपका ग्रेटर देन है P1 से। जैसे कि आप लोग देख रहे हो वेलोसिटी यहाँ पर कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा। यही थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट होता है बुक्स में। वहाँ पर आप लोगों को दे रखा होता है नीचे वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है उसे बड़ा बना देते हैं, और जो ऊपर वाला A2 है उसे छोटा बना देते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से। और फिर उसे यहाँ से बॉटम लाइन से लेंगे H2 और ये H1। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या होता है, यहाँ पर वो लोग कहते हैं प्रेशर
P1 यहाँ से एंटर करेगा तो यहाँ पर वेलोसिटी कम होगी एज यूजुअल, और यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो ये लोग कहते हैं बुक्स में P2 यहाँ पर कम है P1 से अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम। लेकिन अगर आप लोग हाइट से जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है उसको अगर आप लोग निकालने जाओगे तो वह क्या हो जाएगा, वह आप लोगों को बताएगा कि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा और यहाँ पर प्रेशर कम होगा, H फैक्टर आ रहा है। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोगों ने इस डायग्राम की मदद ली है। क्लियर है? तो आप भी हमेशा इसी डायग्राम की मदद लेंगे जब भी आप लोग अपने नोट्स बनाएंगे। क्लियर है? तो जो अब बर्नौलीज इक्वेशन है या थ्योरम है वो क्या हो जाएगी, P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो B स्क्वायर B1 का स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो B2 का स्क्वायर। क्योंकि जो आपकी बर्नौलीज थ्योरम है वो एनर्जी कंजर्वेशन को बताती है, तो जितनी एनर्जी यहाँ पर होगी एंटरिंग के दौरान उतनी ही एनर्जी एग्जिट के दौरान होगी। तो इसलिए ये दोनों इक्वेशन बराबर हैं और हम लोग ये भी बोल सकते हैं P प्लस रो GH प्लस हाफ रो B स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। क्लियर है? तो ये आप लोगों की बर्नौलीज थ्योरम होती है और यही अब आप लोगों का स्टेटमेंट में लिखा हुआ है जो कि आपको और क्लियर होगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। तो ये आप लोगों के सामने स्टेटमेंट है, बर्नौलीज थ्योरम इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और दिस थ्योरम स्टेट्स दैट फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो, तो जो फ्लो होना चाहिए वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए, जो कि हम कंटिन्यूटी इक्वेशन में बात कर चुके हैं, ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। और फ्लूइड कैसा होना चाहिए, आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। आइडियल फ्लूइड की 3 प्रॉपर्टी, नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल और इरोटेशनल। तो जो टोटल एनर्जी पर यूनिट मास होगा वह रिमेन कांस्टेंट एट एवरी क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द ट्रांसमिशन। तो जो टोटल एनर्जी पर यूनिट मास होगी वह हमेशा कांस्टेंट रहेगा किसी भी क्रॉस सेक्शन पर, चाहे आप लोग नाप लीजिएगा। और जो टोटल एनर्जी वह है सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो यही आप लोगों की बर्नौलीज थ्योरम है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर सकें। सभी को क्लियर है? तो आप लोग इसको भी लिख सकते हो फॉर्मूले को, P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो B1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो B2 स्क्वायर। तो अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके सामने क्वेश्चंस बनेंगे वह बनेगा, एक तो इसके ऊपर या आप लोगों से पूछ सकता है बर्नौलीज थ्योरम किसको कंजर्व करती है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं आपके कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, तो आप लोग उन्हें नोट करके लिख लीजिएगा अलग से, जिससे कि आपको आसानी हो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, जिसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम में सबसे पहले आता है वेंचुरी मीटर। तो डायग्राम आप लोग गूगल कर सकते हो, ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन के बारे में है, तो इसलिए हम आपको बताएंगे इसका प्रिंसिपल और यह किसके लिए यूज़ की जाती है। तो यह डिवाइस आपकी स्पीड को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है, या फ्लो रेट की बात करें या डिस्चार्ज की बात करें, डिस्चार्ज बोल रहे हैं या फ्लो रेट बोल रहे हैं, दोनों बात एक ही है, थ्रू आउट द पाइप। यानी कि अगर कोई पाइप है और अगर आपको पता लगाना है कि इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड क्या है, तो आप लोग वेंचुरी मीटर की मदद ले सकते हो, और इसे आप लोग डिटेल में पढ़ोगे अगर आप लोग इंजीनियरिंग करते हो तो। और यह बर्नौलीज इक्वेशन पर या बर्नौलीज प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ठीक है, इसका जो प्रिंसिपल है वह बर्नौलीज इक्वेशन और कंटिन्यूटी इक्वेशन पर बेस्ड है। तो यहाँ पर तो अभी आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन जब आप लोग एग्जाम में होते हो तो कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए ये पॉइंट आपकी कॉपी में नोट होने चाहिए। क्लियर हो रहा होगा? और नेक्स्ट एप्लीकेशन है आप लोगों का पिटोट ट्यूब, जो कि एक और फ्लो मीटर है, जिसकी मदद से हम लोग फिर से वेलोसिटी पता लगा सकते हैं किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पाइप में या चैनल में। तो पिटोट ट्यूब आप लोगों की कुछ इस तरीके से होती है, जो कि 90 डिग्री पर बैंड रहती है, और इसे अपस्ट्रीम डायरेक्शन में लगाया जाता है, जिससे कि जो स्पीड है फ्लूइड की उसे पता लगा सके। और इसका जो प्रिंसिपल है वह ये है कि किसी पॉइंट पर अगर वेग या वेलोसिटी 0 हो जाता है तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी कन्वर्ट हो जाती है प्रेशर एनर्जी में। और एक और पॉइंट हम लोग वहाँ पर रह गया जब हम लोग बर्नौलीज थ्योरम को डिस्कस कर रहे थे,
तो बर्नौलीज थ्योरम में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो पाइप है वो आप लोगों का कुछ इस तरीके से था ऊपर की साइड, ठीक है। तो अगर यही पाइप आपका सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ, तो बर्नौलीज थ्योरम में क्या चेंजेस आएंगे, तो उस समय आपको जो हाइट है वो जीरो कर देनी होगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर जीरो हो जाएगी। तो उस इक्वेशन में जो करेक्शन आएगा वो आएगा P1 प्लस या P और बाकी की दूसरी आपकी काइनेटिक एनर्जी हाफ रो बी स्क्वायर। क्लियर है। और ये आपका हो जाएगा कांस्टेंट। अगर आपका पाइप हॉरिजॉन्टल लेवल पर है तो उस समय जो बर्नौलीज इक्वेशन है वह ये हो जाएगी। क्लियर हो रहा होगा। और पिटोट ट्यूब आप लोगों को समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन आप लोगों का मैग्नस इफेक्ट या स्पिनिंग बॉल। मैग्नस इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि कोई बॉल है, ये फुटबॉल है, जैसे कि इसमें इस तरीके से कुछ कट लगे रहते हैं, ठीक है। ज़्यादा अच्छे से नहीं बन पाया लेकिन फिर भी समझ में आ रहा है। तो जैसे कि मान के चलिए ये नेट है, तो जैसे ही आप लोगों ने इसमें किक मारी इस तरीके से, तो ये क्या होगा, स्पिन हो जाएगा इस डायरेक्शन में। और स्पिन होते होते तुझे जाएगा, पहले स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएगा और ये इस तरीके से इसके अंदर एंटर करेगा। और अगर आपने इस तरीके से मारी इसमें किक तो ये स्ट्रेट जाएगा और फिर यहाँ से ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसी को हम लोग मैग्नस इफेक्ट या स्पिनिंग इफेक्ट बोलते हैं। यह आप लोगों ने देखा होगा, जब भी फुटबॉल में किक मारी जाती है तो वह कुछ इस तरीके से रोटेट होकर जाती है। ये कुछ ज़्यादा हो गया, इस तरीके से कुछ रोटेट होकर जाती है। क्लियर है। तो उसे हम लोग मैग्नस इफेक्ट बोलते हैं। और ये बर्नौलीज थ्योरम में रख दिया गया है सभी बुक्स में, लेकिन ये बर्नौलीज थ्योरम को एप्लीकेबल नहीं करता है। आई होप आप सभी को मैग्नस इफेक्ट समझ में आ गया होगा। और जो आप लोगों का एरोप्लेन लिफ्ट होता है वह भी मैग्नस इफेक्ट में आता है। उसमें क्या होता है, जैसे कि आपकी कोई विंग है वो कुछ इस शेप में होती है और जब फ्लूइड से टकराता है यानी कि एयर से, तो वह कुछ इस तरीके से जाती है। तो ये एयर को नीचे की साइड में कर देता है और एयर इसको ऊपर की साइड में कर देती है। क्लियर है। तो इसकी वजह से ही आपका जो एरोप्लेन है वह ऊपर उठ पाता है ड्यू टू द शेप ऑफ विंग। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है ब्लोइंग ऑफ द रूफ टॉप्स ड्यूरिंग साइक्लोन्स। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर किसी हट की यानी कि झोंपड़ी की छत है वह तूफान के दौरान उड़ जाती है, बाकी का घर एज इट इज़ रहता है, तो वह किसकी वजह से होता है, प्रेशर की वजह से। होता क्या है, ऊपर की जो एयर की वेलोसिटी है वह काफ़ी ज़्यादा है, V2 इज़ ग्रेटर देन V1। यहाँ पर जो एयर की वेलोसिटी है वो V1 है, जो कि बहुत कम है। और बर्नौलीज थ्योरम के अनुसार जहाँ वेलोसिटी कम होगी वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, तो P1 इज़ ग्रेटर देन P2 और यहाँ पर P2 है। तो इसकी वजह से जो टीन शेड होता है वह उड़ जाता है और बाकी घर एज इट इज़ रहता है। तो ये भी आप लोगों का बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन है। और अगर हम लोग बात करें, जब ट्रेन गुजरती है और अगर आप लोग उसे पास से देख रहे हो तो उसमें अंदर जाने का खतरा रहता है, वह इस वजह से ही होता है, ट्रेन की वेलोसिटी ज़्यादा है यानी कि एयर की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है, तो प्रेशर कम होता है यहाँ का, और जो पीछे का प्रेशर है वो ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह से ये वाला प्रेशर फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से जो पर्सन देख रहा होता है ट्रेन को वह अंदर चला जाता है। ठीक है। तो ये भी आपका बर्नौलीज थ्योरम एक्सप्लेन करती है। ये लिखा हुआ है पुल इन फोर्स बाय अ फास्ट मूविंग ट्रेन। ठीक है। तो ये इसका नहीं है, ये प्रीवियस वाले का ही है। यहाँ पर सिर्फ आपका एप्लीकेशन है पुल इन फोर्स बाय अ फास्ट मूविंग ट्रेन। क्लियर है। और इसी तरीके से आपका जो स्प्रेयर होता है, एटोमाइज़र होता है, वह भी इसी प्रिंसिपल पर यानी कि बर्नौलीज थ्योरम पर वर्क करता है। तो इसी तरीके से बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जो कुछ इम्पोर्टेंट थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। और अब हम लोग बात करेंगे एक और थ्योरम जो कि होगी टॉर्सिलीज थ्योरम या वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। और इफ्लक्स क्या होता है, ऑरिफिस, और ऑरिफिस क्या होता है, छोटा सा छेद बॉटम साइड में। यानी कि अगर कोई टैंक है तो उसमें बॉटम साइड के पास छोटा सा छेद जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम है इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। तो जैसे कि इसमें ये फ्लूइड है तो यहाँ से ये कुछ इस तरीके से निकलेगा, तो इसी को वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स या वेलोसिटी ऑफ ऑरिफिस बोलते हैं। और यही आपकी टॉर्सिलीज थ्योरम द्वारा एक्सप्लेन किया गया है।
तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए क्या होगी टॉर्सलीज थ्योरम द्वारा, जो कि बर्नौलीज थ्योरम को अप्लाई करने के बाद निकाली गई है, तो v होगा आपका √2gh। और अब आप लोग सोच रहे होंगे √2gh तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो ये आपकी फ्री फॉल कंडीशन होती है, फ्री फॉल कंडीशन के ही बराबर होता है। जैसे कि v² = u² + 2as है फ्री फॉल कंडीशन में, जिसकी हाइट h से अगर कोई बॉल या कुछ भी गिर रहा है तो उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एक्ट करेगा, तो 2gs और u² आपका 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी जिसकी 0 है, तो v² = √2gs हो जाएगा। और s को आप लोग h से रिप्लेस कर सकते हो, तो v = क्या हो जाएगा √2gh। तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लिक्स या वेलोसिटी ऑफ ऑरिफिस आपकी दी जाती है √2gh द्वारा, जो कि एक अपने आप में फ्री फॉल कंडीशन है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा टॉर्सलीज थ्योरम क्या है, सिंपल सा ऑरिफिस की स्पीड को बताती है। तो इस तरीके से ये हमारा हाइड्रोडायनामिक्स कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग इसके ऊपर 10 क्वेश्चंस को और करेंगे, और एक क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब क्वेश्चंस आपके काफ़ी इजी हो जाएंगे अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखा है, दोनों पार्ट्स के को, और पीडीएफ भी हमने आपको प्रोवाइड करा दी थी, तो क्वेश्चंस किसी के गलत नहीं होने चाहिए। देयर इज अ होल नियर द बेस ऑफ अ टैंक, द वॉल्यूम ऑफ वाटर पर सेकेंड डज नॉट डिपेंड अपॉन। यानी कि एक होल है टैंक के बेस के पास, तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर पर सेकेंड में वह किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। टॉर्सलीज थ्योरम के ऊपर ही क्वेश्चन है, तो ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी डेंसिटी ऑफ लिक्विड को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। जैसे कि हमने देखा टॉर्सलीज थ्योरम की वजह से जो वेलोसिटी इक्वेशन निकल कर आई, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला निकल के आया वह आया v = √2gh, तो वह हाइट पर डिपेंड कर रहा है जो कि लिखा हुआ है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है वह भी लिखा हुआ है, और तो वॉल्यूम ऑफ वाटर पर सेकेंड क्या होता है वेलोसिटी इनटू एरिया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी ये डिपेंड करेगा। तो जो किस पे डिपेंड नहीं करेगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड पर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। एन एयरप्लेन वर्क्स ऑन, एयरप्लेन बोलिए या एरोप्लेन बोलिए, तो यह किसके प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो बहुत ही सिंपल हो चुका है। जो लोग ऑप्शन नंबर सी बर्नौलीज थ्योरम को चुन रहे हैं, बर्नौलीज प्रिंसिपल को चुन रहे हैं, उन सभी का आंसर राइट है। और ये सारे प्रिंसिपल और लॉज हमने आपको पहले ही करा दिए हैं, तो किसी में भी अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। स्टोक्स लॉ आपको देता है विस्कस फोर्स F = 6 π η/RV। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको अपथ्रस्ट बताता है, यानी कि जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ है उतनी ही फोर्स वह लगाएगा अपसाइड। और पास्कल्स लॉ बताता है प्रेशर इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, P1 = P2 = P3, और बर्नौलीज थ्योरम अभी आप लोगों ने पढ़ी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। पेंट गन आर बेस्ड ऑन, तो पेंट गन भी आप लोगों की बर्नौलीज प्रिंसिपल पर ही बेस्ड होती है। ये आपका एटोमाइजर हुआ या स्प्रेयर हुआ, ये आपके बेस्ड होते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल पर, और इसी तरीके से पेंट गन भी आपकी बर्नौलीज प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड फ्रॉम अ ट्यूब इज इंक्रीज देन इट्स प्रेशर, यानी कि अगर कोई फ्लूइड है जो कि ट्यूब में बह रहा है, अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ा दी जाती है तो जो प्रेशर होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो चुका है। जो लोग ऑप्शन नंबर सी डिक्रीजेस को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। जैसे कि हम लोग देख चुके हैं बर्नौलीज थ्योरम में, जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ वेलोसिटी कम होगी। प्रेशर इंक्रीजेज वेलोसिटी डिक्रीजेज, और वेलोसिटी इंक्रीजेज प्रेशर डिक्रीजेज। तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई है तो प्रेशर क्या होगा डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। 2 स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियाई R and 4R, यानी 2 छोटे गोले हैं जिनकी त्रिज्या R और 4R है, और एक ही टर्मिनल वेलोसिटी के साथ उनको विस्कस लिक्विड में गिराते हैं, फॉल करते हैं, तो जो रेशियो होगा विस्कस फोर्स का उन दोनों के ऊपर वह क्या होगा।
तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो लोग ऑप्शन नंबर डी 1:4 को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। जैसे कि हम लोग स्टोक्स लॉ से विस्कस फोर्स को फाइंड कर चुके हैं, F = 6 पाई ईटा RV। तो टर्मिनल वेलोसिटी सेम है तो V कैंसिल, तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R और R है आप लोगों की इस तरीके से 4R। तो 1:4 ही आप लोगों का रेशियो हो जाएगा किसका, विस्कस फोर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। Two solid sphere of a same metal but of mass m and 8m fall simultaneously on a viscous liquid and their terminal velocities are v and nv. Then the value of n is। दो solid sphere है यानी एक ही धातु के दो ठोस गोले हैं लेकिन जिनका द्रव्यमान m और 8m है के साथ श्यान द्रव में गिरते हैं और उनका जो टर्मिनल बैग है वह v और nv है। तो जो n का मान होगा वह क्या होगा। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। टर्मिनल वेलोसिटी जैसे कि आप सभी को पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है R² के, और मास आप लोग निकाल सकते हो। मास क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी तो सेम हो जाएगी और वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई R1 का क्यूब अपॉन में 4/3 पाई R2 का क्यूब। तो ये भी आप लोगों का कैंसिल, R1/R2 का होल क्यूब। तो यहाँ पर आपको मास का रेशियो दे रखा है m/8m, तो m से m कैंसिल, 1/8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा R1/R2 और यहाँ पर लग जाएगा क्यूब रूट। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू R1/R2। और वेलोसिटी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है R के, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। तो BT आपका 4 आएगी। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर C को चुना है उन सभी का आंसर राइट है। आई होप आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। और अगर यहीं पर ये रेशियो पूछ लेता तो वह हो जाता 1:4। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपसे पूछा गया है NV की वैल्यू, जिसमें N की वैल्यू पूछी गई है। तो ये हो जाता V/NV, तो ये हो जाता 1:4। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। लिक्विड फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ अ वेरिएबल डायमीटर, द प्रेशर इज लोअर वेयर। यानी कि लिक्विड आपका हॉरिजॉन्टल ट्यूब के थ्रू फ्लो कर रहा है जिसका डायमीटर वेरिएबल है, तो जो प्रेशर होगा वह कहाँ पर लोअर होगा और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर मिनिमम होगी, ये भी ज़रूर बताइए अभी लाइव चैट में और कमेंट करके। तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी वेलोसिटी इज हाईएस्ट को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट नहीं होगा। बोथ वेलोसिटी एंड डायमीटर आर लार्जेस्ट। अगर वेलोसिटी हाईएस्ट होती है तो प्रेशर लोअर होता है, ये पॉइंट तो क्लियर होता है। और अगर डायमीटर लार्जेस्ट होगा तो वेलोसिटी हाईएस्ट नहीं होगी। डायमीटर बड़ा होगा यानी एरिया इज ग्रेटर तो वेलोसिटी इज लोअर, जो कि इस लॉ से पता चलता है। और बात करें पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा की, तो वह क्या रहेगी, जीरो रहेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ट्यूब है तो जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होगा वह क्या आएगा, जीरो आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। द रेट ऑफ आउटफ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू एन ऑरिफिस डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो ये भी फिर से आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, टॉर्सलीज थ्योरम का ही क्वेश्चन है। तो जो लिक्विड की आउटफ्लो रेट होगी ऑरिफिस द्वारा वह किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो वहाँ पर होल करके बताया था, यहाँ पर ऑरिफिस नाम दे रखा है। ऑरिफिस अब आपको समझ में आता है, एक छोटा सा छेद होता है बॉटम साइड में। तो जो लोग ऑप्शन नंबर डी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। V इक्वल्स टू √2GH। H पे डिपेंड करेगी, G पे डिपेंड करेगी और V पर डिपेंड करेगी यानी कि AB, जो कि वॉल्यूम के बराबर होगा, वॉल्यूम फ्लो या रेट ऑफ आउटफ्लो। ठीक है, तो वह आपका रेडियस पे डिपेंड करेगा क्योंकि एरिया फैक्टर आ रहा है, हाइट पे डिपेंड करेगा क्योंकि h आ रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी g पर भी डिपेंड करेगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। बर्नौलीज प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी एनर्जी को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। इसे हम लोग कॉन्सेप्ट में कवर कर चुके हैं।
जितनी एनर्जी यहाँ पर रहती है यानी कि एंटरिंग के दौरान, उतनी ही एनर्जी एग्जिट के दौरान रहती है। क्लियर है। 10th क्वेश्चन आपके सामने, अ टैंक ऑफ हाइट 5 मीटर इज फुल ऑफ वाटर, यानी एक टैंक है जिसकी हाइट 5 मीटर है, पूरा भरा हुआ है वाटर से। देयर इज अ होल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑरिफिस है जिसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दे रखा है। द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट विल कम आउट फ्रॉम दिस होल पर सेकेंड इज, तो वॉल्यूम की यहाँ पर बात हो रही है, पर सेकेंड भी बोला गया है, तो यानी कि रेट ऑफ फ्लो आप लोगों से पूछा गया है। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। आप चाहें कमेंट बाद में करें लेकिन आंसर सही आना चाहिए। तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए। तो जिन लोगों से हुआ अच्छी बात है, जिन लोगों से नहीं हो रहा है वो लोग देख लीजिए। रेट ऑफ फ्लो आपको निकालना है और रेट ऑफ फ्लो आप लोगों का होता है, और रेट ऑफ फ्लो होता है आप लोगों का वेलोसिटी इनटू एरिया। तो एरिया आपको पता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसे आप लोगों को कन्वर्ट करना होगा मीटर स्क्वायर में, क्योंकि आपको जो हाइट है वह दे रखी 5 मीटर। तो वेलोसिटी कहाँ से निकालेंगे? वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे टॉर्सलीज थ्योरम के अनुसार, v = √2gh। h आप लोगों की दे रखी 5 मीटर, जी आप लोगों को नहीं दे रखा है, तो आप लोग 9.8 लीजिए या 10 लीजिए। तो जी आप लोग 10 ले लीजिए, यहाँ पर गिवन कर देते हैं, g = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 × 10 × 5, तो ये कितना हो जाएगा 100, और 100 का रूट कितना होता है 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो गई। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो जब आप लोग इसे कैलकुलेट करोगे तब आपके पास आंसर आएगा 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर है। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। आई होप आप सभी को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्वेश्चंस आपको इजी लगे होंगे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये किसी से गलत नहीं होना चाहिए। Water is flowing inside a pipe of dissimilar radius. The ratio of the radii of enter end and exit end inside a pipe is 3:2. The ratio of the velocities of entering water in the pipe will be. तो इसकी हिंदी भी लिखी हुई है, इंग्लिश भी लिखी हुई है, और तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन को। तो विद द राइज इन टेम्परेचर द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ गैस, तो जैसा कि आप सभी को पता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ विस्कोसिटी बढ़ती है, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बढ़ेगी गैस की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, और अगर लिक्विड होता तो विस्कोसिटी घटती। क्लियर है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और जो हमने आपको स्ट्रेटेजी वीडियो में बताया था वो आप लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और उस चार्ट को फॉलो करने से पहले आप लोगों ने अपना डेली नोट्स बनाना स्टार्ट किया है या नहीं, ये भी ज़रूर बताइए, क्योंकि जब तक आप लोग टॉपिक की लिस्ट नहीं फाइंड करोगे तब तक आप लोग उसी को प्रैक्टिस करते रहोगे जो आप पर आता है। जिनकी इंग्लिश वीक है वो इंग्लिश पे फोकस कीजिए, लेकिन सिंगल सब्जेक्ट पर फोकस बिल्कुल मत कीजिए, दोनों सब्जेक्ट आपको साथ में लेके चलनी है। और जिनकी फिज़िक्स वीक है वो फिज़िक्स को सुधारिए। सिर्फ कॉन्सेप्ट को रटने से भी कुछ नहीं होगा, आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी होगी, क्वेश्चंस भी आप पर उसके बनने चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो वीडियो या कॉन्सेप्ट पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। डेफिनेशन आप लोग कितनी भी रट लीजिए, काम में नहीं आएंगी जब तक आप लोग ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे कि किसके बढ़ने से क्या चीज़ घटती है और किसके घटने से क्या चीज़ बढ़ती है। क्योंकि ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10 अभी आपके सामने है, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये तरीका आना चाहिए। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, तो इसी तरीके से आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, अपनी तैयारी के दौरान शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर है। और क्वेश्चन आपसे खुद से बनने चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। और आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकें। और पीडीएफ के लिए डाउनलोड कर सकते हो लर्न बाय ऑफिशियल ऐप को, और प्रैक्टिस के लिए लर्न बाय ऑनलाइन टेस्ट ऐप को डाउनलोड कीजिए, सब कुछ फ्री है।
तो डाउनलोड कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट की, यानी कि थर्मोमीट्री की। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।